Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neel Kamal and today we will learn class 6 history. तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब देखिए हम जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं वो तकरीबन 4700 ईयर्स पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो उस समय के घर कैसे होते थे, उस समय का ड्रेन्स कैसा होता था, उस समय के स्ट्रीट्स कैसे बने हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो प्लानिंग की गई थी वो एक अर्बन प्लानिंग की गई थी, यानी आज शहरों में जैसे घर होते हैं कुछ इसी तरह के घर उस समय वहाँ पे होते थे। जैसे हमारा आज सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी होता है, उस तरह वहाँ भी उस समय में सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी मिलते थे। इसके अलावा यदि मैं कहूँ कि बेक्ड ईंटों का प्रयोग होता था, यानी कि पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था जो कि ज़्यादा मजबूती होती है जिनमें। इसके अलावा जो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तरीका वो इंटरलॉकिंग सिस्टम था। ईंट ऐसे करके नहीं लगाई जाती थी, ईंट इंटरलॉक करके लगाया जाता था, जिससे कि बिल्डिंग इतना मजबूत है कि हम आज भी उसके एविडेंसेस देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो हाउसेस होते थे उसमें 2, 3, 4 कमरे बने होते थे। इसके अलावा रूम्स जो बने होते थे वो कोर्टयार्ड के किनारे किनारे पे बने होते थे और हर घर में अलग से एक बेदिंग एरिया होता था। इसके अलावा कई घरों में कुएं भी मिले हैं वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम यदि चलें कि यहाँ की प्लानिंग जो थी वो अर्बन प्लानिंग थी, मैंने जैसा कि आपको बताया। एक और चीज़ थी कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे आज के समय में देखो, आज हम लोग इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड हो गए हैं और इतने अच्छे तरीके से इंजीनियर्स लोग डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद घर बनता है ना। बट आप इतने समय पहले की बात सोचो, उस समय जो ड्रेनेज होता था, जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। सोचो कितना ख्याल रखा था हाइजीन का। तो वो ढकी हुई नालियाँ होती थी और क्योंकि नालियाँ ढकी हुई होती थी इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे। इंस्पेक्शन होल्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि समय समय पे उसकी सफाई की जा सके। इसके अलावा जो ये छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो मेन नाली में मेन जो ड्रेनेज होता था उसमें गिरती थी और वो भी शहर का एक मेन नाला होता था, वहाँ पे जाके गिरता था जैसा आज होता है। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया था घरों को। अब सोचो कितना एडवांस सोच था, मतलब हम एक नगरीय सभ्यता की, हम एक अर्बन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये कोई गांव की सभ्यता नहीं थी, ये जो सभ्यता थी ये एकदम से डेवलप्ड था। और यहाँ के रोड्स इतने अच्छे थे कि ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटते थे। इसी वजह से कई बार इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का भी नाम दिया जाता है। सो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स probably planned and built at the same time. Okay. तो जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी, यानी शहर की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेनली जैसे आज होता है कि अलग अलग तरह के लोग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक उसी तरह उस समय सोसाइटी में रूलर्स होते थे, स्क्राइब्स होते थे, मेन एंड वुमेन होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे। इन्हीं लोगों से मिलके समाज बना था। So a Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जगह जो मिली है उसमें वो जगह 2 भाग में बटी हुई थी। वेस्ट साइड में हाई लैंड था, बिल्डिंग ऊंची थी और माना जाता है कि रूलर्स के लिए थी, जिसे सीटाडेल कहते थे। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो हैं वो सीटाडेल में ही मिले। यहाँ तक कि जो मैंने मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ बताया था आपको, वो भी सीटाडेल में ही मिले हैं, वो लोअर टाउन में नहीं मिला है। ठीक है, तो माना जाता था कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो लोग रहते होंगे वो हो सकता है कि वो रूलर होंगे और उन्होंने लोगों को डिस्टेंट प्लेसेस पे, यानी दूर की जगहों पे भेजा था प्रीशियस थिंग्स लाने के लिए जो उन्हें चाहिए होता था। तो इसमें से जो है काफ़ी जो कीमती चीज़ें होती थी वो खुद के लिए रखते थे, जैसे कि सोने या बहुत महंगी पत्थरों से बनी हुई बीड्स होती थी वो खुद के लिए रखते थे।
And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. इसके अलावा scribes भी होते थे जो कि लिखने वाले लोग होते थे और इन्होंने बहुत सारे मेटल्स के ऊपर लिखा था और शायद बहुत सारी और भी चीज़ों पे लिखा होगा पर वो हमें अभी हासिल नहीं है. There were men and women craft person making all kinds of things either in their own homes or in special workshop. इसके अलावा मेन और वीमेन होते थे जो कि बहुत सारे क्राफ्ट को बनाते थे, या तो अपने घर में बनाते थे या फिर इसके लिए वो वर्कशॉप का इस्तेमाल करते थे. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories. जिन लोगों को दूर भेजा जाता था, जिन लोगों को रूलर्स दूर भेजते थे, वो जब लौटते थे तो बहुत सारी कहानियों के साथ लौटते थे और बहुत सारे प्रीशियस चीज़ों को लेकर लौटते थे. जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. जो उस समय क्राफ्ट्स होता था वो किस तरह का क्राफ्ट्स होता था. तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि हमें चीज़ें क्या क्या मिली हैं एविडेंस के रूप में, एविडेंस के तौर पे. तो देखिए हमें क्या मिला है, स्टोन मिले हैं उस समय के, शेल मिले हैं, इसके अलावा मेटल मिला है, कॉपर मिला है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं. तो इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल होता था. बट ऑब्वियस है कि गोल्ड सिल्वर वगैरह का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में होता था, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल सील बनाने में होता था. इस समय जो सील मिली है हमें एविडेंस के तौर पे वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि ये लोग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर सील का इस्तेमाल करते थे. इसके अलावा कॉटन भी मिली है जो कि मेहरगढ़ से मिली है. कॉटन जो मेहरगढ़ से मिली है वो तकरीबन 7000 साल पहले की है और एक्चुअल पीस ऑफ कॉटन हमें यहाँ से मिला है. बहुत सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मोहनजोदाड़ो से भी मिले हैं. इसके अलावा टेराकोटा के बने हुए स्पिंडल व्हील्स भी मिले हैं जो कि धागा बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता था. Many of things that were produced were probably the work of specialists. अब इसमें जो ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जो ऑर्नामेंट्स, जो बीड्स और जो बहुत तरह की चीज़ें हमने जिक्र किया वो बनाई जाती थी, वो बनाने का काम स्पेशलिस्ट लोग करते थे. और ये स्पेशलिस्ट कौन होते थे, चलिए देखते हैं कि स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स. अब जो स्पेशलिस्ट होते थे वो ऐसा नहीं होता था कि वो सभी कामों में सिद्धहस्त होते थे, वो किसी एक काम में ही सिद्धहस्त होते थे. वो किसी एक काम को ही करते थे और उसको बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से करते थे. जैसे जो आदमी पत्थर काटने का काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर काटने का ही काम करता था. जो बीड्स बनाने का काम करता था वो सिर्फ और सिर्फ बीड्स बनाने का ही काम करता था. तो जो ऐसे लोग होते थे उन्हें स्पेशलिस्ट कहते थे. Everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. अब इसका एविडेंस नहीं मिलता कि स्पेशलिस्ट जो थे वो सिर्फ मेन होते थे. तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है, मेन और वुमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट हो सकते थे. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स. अब ये रॉ मटेरियल्स क्या होते थे. रॉ मटेरियल्स कच्चे माल को बोलते हैं. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmers and herders. These are then processed to produce finished good. जो रॉ मटेरियल होते थे वो या तो नेचुरली मिल जाया करते थे या फिर फार्मर्स और हर्डर्स इसको जो कुछ भी प्रोड्यूस करते थे वो रॉ मटेरियल होता था. तो कई बार क्या होता था कि कई बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता था कि इन रॉ मटेरियल्स को फिर प्रोसेसिंग की जाती थी इनकी फिनिश्ड गुड में तब्दील करने के लिए. यानी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को बनाने के लिए. तो जैसे हम एग्जाम्पल लें कॉटन का, तो कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और तब जो कपड़ा बनेगा वो फिनिश्ड गुड होगा. रॉ मटेरियल की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल जो थे वो लोकली अवेलेबल थे, पर बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया जाता था. अब आप देखिए कि उस समय में हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, जब बाहर से चीज़ें मंगाई जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती थी, तो हम जो फॉरेन के साथ बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा था. तो आज के समय में भी होता है फॉरेन के साथ बिजनेस. तो हम ये देखते हैं कि उस समय में कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाई जाती थी.
एक अगेन एक टेबुलर चार्ट बना लीजिए। टेबुलर चार्ट बनाने से बच्चों आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद रह जाएंगी। तो देखिए कॉपर जो था वो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान जो है वहाँ से मंगाया जाता था। इसके अलावा टिन था, टिन अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। गोल्ड, आज भी कर्नाटका में गोल्ड का खान है, गोल्ड के माइंस हैं, तो कर्नाटका से गोल्ड जाता था वहाँ पे। इसके बाद जो प्रीसियस स्टोन्स थे ये गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आते थे। अब आप एक कॉमन चीज़ आप देख रहे होंगे, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आप ध्यान ये दीजिए कि राजस्थान, ओमान, अफ़गानिस्तान, गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये चीज़ें ये जो जगहें थी ये वेस्ट के साइड में पड़ती थी, यानी जो फॉरेन ट्रेड होता था वो वेस्ट के रास्ते से होता था। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया उसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो टॉपिक we discussed till now, the first topic was the story of Harappa. Second, what was special about these cities? Third, houses, drains and streets. Fourth, life in the city. Fifth, new crafts in the city. इसके बाद लास्ट जो हमने डिस्कस किया वो था इन सर्च ऑफ मेटल्स। तो अभी तक इतना रहने देते हैं, अब इसका नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं कल लूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।